तो अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस के ऊपर। ये वाले टॉपिक पे आने से पहले एक बार मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, जो हमने बात करी थी ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग की। तो मैं आज एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग की हमने बात करी थी। तो आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, विजय केडिया ने एक ट्वीट किया था कि इन्वेस्टिंग इज़ लाइक साइकिलिंग एंड ट्रेडिंग इज़ लाइक ड्राइविंग अ लैम्बोर्गिनी। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, तो मैं वो कमेंट्स देख रहा था। तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ लिखी हुई थी कि इनिशियली हमारे पास कैपिटल जो होता है कम होता है, तो हम ट्रेडिंग कर करके कैपिटल को बड़ा कर लेते हैं, और जब हम कैपिटल को बड़ा कर लेते हैं फिर हम इन्वेस्टिंग करते हैं। तो ये बात मेरे को समझ नहीं है। ये लोग बहुत लोगों ने बोल रखी थी, न्यूज़ चैनल्स वाले भी यही बोल के बेवकूफ़ बनाते हैं कि यार पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ट्रेडिंग कर लेंगे, ट्रेडिंग करके अपने कैपिटल को बढ़ा लेंगे। एक बार कैपिटल बढ़ गया, हमारे पास जो पैसा है वो बड़ा हो गया। जैसे मान लो कि आपको सिर्फ 50,000 रुपये जो आप कर सकते हो इन्वेस्ट, तो आप बोलते हो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने से अच्छा 50,000 रुपये की ट्रेडिंग कर लेते हैं, इसको 3-4 लाख बना लेते हैं, और 3-4 लाख रुपए के बाद फिर हम इसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें फ्लॉ क्या है? इसमें सबसे बड़ा पहला फ्लॉ तो ये है, मान लो गलती से ट्रेडिंग करते करते ये 50 लाख रुपए जीरो हो गई। ये जो 50,000 नॉट 50 लाख, ये 50,000 रुपये जो आपके पास पड़ा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 50,000 जो आपके पास पड़ा, आप सोच रहे हो 2-3 लाख कर लोगे, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे। तो सबसे बड़ा फ्लॉ है कि अगर ये 50,000 रुपये जीरो हो गए, या 50,000 रुपये में आपको 50% नुकसान हो गया, 25 हो गए, 30 हो गए, तो आपकी बात तो बिल्कुल ही गलत हो गई। तो ये तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात है कि हम इसको बड़ा कर लेंगे। फिर मान लो कि आपने 50,000 को 2-3 लाख कर भी लिया, तो जब आपने देखा कि आपने अपने पैसे को 4 टाइम्स कर लिया और 2 लाख आपके पास हो गया, तो आप 2 लाख से भी इन्वेस्टिंग क्यों करोगे? आप तो बोलोगे हम तो आगे भी ट्रेडिंग करते रहेंगे, लेकिन हमने बात करी थी ट्रेडिंग करके अमीर तो बनना जा ही नहीं सकता। फिर एक और फ्लॉ इसमें, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये क्या होती है, लोगों को लगता है कि जितने भी बड़े बड़े लोग अमीर बने हैं, ये सब ट्रेडिंग कर करके इन्होंने कैपिटल को इंप्रूव किया, अपने कैपिटल को इंक्रीज किया, उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टिंग करनी स्टार्ट करी है। तो अब बात ये है कि मान लो इन्होंने अपने 1 लाख रुपए को, एग्जांपल दे रहा हूँ विजय केडिया के, विजय केडिया के पास पता नहीं 500-700 करोड़ रुपए कुछ है, सब उसने इन्वेस्टिंग करके कमाया है। तो मान लो विजय केडिया के पास जब वो मार्केट में आया तो 1 लाख रुपए थे, तो उसने 1 लाख को 1 करोड़ बना दिया ट्रेडिंग करके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जब उसने 1 लाख को 1 करोड़ बना लिया ट्रेडिंग करके, तो वो अब 1 करोड़ रुपए से इन्वेस्टिंग क्यों करेगा? वो इस 1 करोड़ रुपए से भी ट्रेडिंग करने लग जाएगा। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये इन्वेस्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ये समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग करके आप अमीर नहीं बन सकते। आप चेक कर लो, टॉप 100 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आप चेक कर लो, टॉप 1000 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड चेक कर लो, टॉप 100 रिचेस्ट इंडिया में चेक कर लो, आपको एक भी ट्रेडर नहीं दिखेगा वहाँ पे, आपको सारे इन्वेस्टर्स दिखेंगे। तो ये पॉइंट होता है, ये बात आपको समझनी चाहिए कि ट्रेडिंग करके इतना हाई अमाउंट अगर आपने बना भी लिया तो आप वापस फिर इन्वेस्टिंग में नहीं जाओगे, आप ट्रेडिंग ही करते रहोगे। और ट्रेडिंग करके लॉन्ग रन में आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि एक बार भी आपको लॉस होगा तो वो सारा का सारा वेयर आउट हो जाएगा। तो ये हमने बात करी थी। तो अगर आपको कोई ऐसे पागल बनाने की कोशिश करे कि ट्रेडिंग करके कैपिटल बड़ा कर लेंगे फिर इन्वेस्टिंग करेंगे, तो आपको उसको ऐसे ही बातें समझानी है। और मैंने आपको फिर कहा, आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, आप खुद करके भी चेक कर सकते हो। आप खुद करो, आपको खुद पता लग जाएगा क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है। बट समझदार इंसान क्या होता है? जो औरों की गलतियों से सीखे। जो अपनी गलतियों से सीखे वो तो होता ही है, लेकिन जो औरों की गलतियों से सीख जाए वो ज़्यादा स्मार्ट होता है। तो वो हमारे इंश्योरेंस पे। तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, मान लो कि आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली को एक बहुत बड़ा अमाउंट, जो भी आप मतलब आप मंथली के मंथली कुछ इसके लिए इंश्योरेंस के लिए पैसे पे कर रहे होते हो, और क्या होता है आप पे करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो। या तो ऐसा होता है कि आप एक स्पेसिफिक डेट तक, स्पेसिफिक ईयर तक आप नहीं मरते, तो वो आपको पैसे मिल जाते हैं। मान लो अनफॉर्चुनेटली आप मर जाते हो बीच में, तो वो जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, जो भी मतलब जितने की भी इंश्योरेंस होती है, 1 करोड़ की 2 करोड़ की जो भी इंश्योरेंस होती है, वो सारा पैसा आपकी फैमिली को मिल जाता है। इससे कम की भी होती है, इससे ज़्यादा की भी होती है, तो वो पैसा आपकी फैमिली को मिल जाता है। ये होती है लाइफ इंश्योरेंस। ये तब मिलता है पैसा जब आपकी डेथ हो जाती है, या इसमें आपका पैसा कोई कोई सबकी अलग अलग इंश्योरेंसेज होती हैं। कोई कोई इंश्योरेंस ऐसा होती है जिसमें पैसा मिलता भी नहीं है, कोई कोई ऐसी होती है जिनमें पैसा मिल जाता है। तो उसकी हम बात नहीं कर रहे, वो सब आप चेक कर सकते हो। लेकिन हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस किसको लेनी चाहिए। पहली चीज़ तो हमें ये समझ आ गया, मतलब अभी मैंने आपको बताया इंश्योरेंस के बारे में। अब ऐसी इंश्योरेंस, क्योंकि मैं कोई इंश्योरेंस में एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ और मुझे इतना आइडिया नहीं है इंश्योरेंस वगैरह का, तो ऐसी इंश्योरेंस मतलब किस किस को लेनी चाहिए, पहले हम ये बात कर रहे हैं। आपको कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे डिसाइड करना है। लेकिन पहले आप ये बताओ कि इंश्योरेंस लेनी किसको चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि ये पैसा आपको तब मिलेगा, मान लो कि अगर आप मर जाते हो तो आपकी फैमिली को मिल जाएगा। तो अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेबल नहीं है, अगर आपके ऊपर कोई भी बंदा डिपेंडेबल नहीं है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। अब जैसे मेरे ऊपर कोई डिपेंडेबल नहीं है, मतलब मेरी इनकम के ऊपर जो मैं पैसे कमाता हूँ, मेरे पैसों के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए मेरे को लाइफ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत हो सकती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई डिपेंडेबल नहीं है, इसलिए मैं तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराता।
अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेबल नहीं है, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, तो आपको भी लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आपके ऊपर कोई डिपेंड करता है, आपके ऊपर 2-3 लोग हैं आपकी फैमिली में जो डिपेंड करते हैं, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस डेफिनेटली लेनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि मान लो अगर आपने ऑलरेडी इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि शायद आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत ही ना पड़े, तो कैसे पता लगाना चाहिए कि हमारे पास कितना पैसा हो कि हम बोलें कि लाइफ इंश्योरेंस अब हमें लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हम मान रहे हैं आपकी फैमिली का जो खर्चा है, आपकी फैमिली का खर्चा कितना है, 1,00,000 रुपीज़ है आपकी फैमिली का खर्चा। ये कितना है पर ईयर? आपकी फैमिली का खर्चा है 1,00,000 रुपीज़, सो सॉरी, नॉट पर ईयर, पर मंथ। आपकी फैमिली का खर्चा 1,00,000 रुपीज़ पर मंथ है, और आप कह रहे हो कि 20 ईयर्स तक मेरे को अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की जरूरत है। 20 ईयर्स बाद ये जो मेरी फैमिली है ये खुद ही अपने आप को सपोर्ट कर लेगी, खुद ही सस्टेन कर लेगी। तो आपको 1,00,000 रुपीज़ देना है 20 ईयर्स तक। तो आपके पास ये होना चाहिए कि या तो आप लाइफ इंश्योरेंस करा लो, लाइफ इंश्योरेंस से जो पैसा आएगा, मान लो इन द केस कि आपकी डेथ हो जाती है, तो जो भी लाइफ इंश्योरेंस से पैसा आएगा वो सारा आपकी फैमिली को मिल जाएगा, आपकी फैमिली इजीली सस्टेन कर लेगी। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है। पर शायद आपके पास इतना पैसा हो कि आपको लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो देखना है कि कितना पैसा चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि अभी कितना पैसा होना चाहिए कि 20 साल तक आपकी फैमिली सस्टेन कर सकती है, चाहे आप उनको 1 रुपये भी मत दो। तो अभी कितना पैसा होना चाहिए हम ये कर रहे हैं, अभी प्रेजेंटली कितना पैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या निकालने वाले, पीवी। तो इज इक्वल्स टू पीवी। रेट कितना है, क्योंकि ये पैसा हर महीने के महीने चाहिए और फैमिली को इंपॉर्टेंट नीड है, तो इसे हम कहाँ रखने वाले हैं, इस पैसे को हम बैंक पे रखने वाले हैं। तो कितना हो गया, 8%। 8% बाय 12, क्योंकि ये पैसा क्यों चाहिए हमें, मंथली चाहिए, मंथली एक्सपेंस के लिए चाहिए। 8% बाय 12। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, वैसे तो 20 ईयर्स है, लेकिन क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं हर महीने के महीने चाहिए, तो 20 × 12। तो यहाँ हम डाल देंगे पीरियड्स में 20 मल्टीप्लाइड बाय 12। फिर हम कह रहे हैं पीएमटी। पीएमटी मतलब पेमेंट्स, कितना पैसा चाहिए हमको हर महीने, कितना चाहिए, 1,00,000 रुपए चाहिए। लेकिन बिल्कुल ध्यान से, हमें तो 20 साल के लिए चाहिए। तो जो चीज, जो आप सामान, जो आपका खर्चा की जो बास्केट है, जो आपके खर्चे की बास्केट है, वो आज 1,00,000 रुपए की है, 12 साल में वो बास्केट कितने की हो जाएगी, 2,00,000 रुपए की हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 24 ईयर में बास्केट कितने की हो जाएगी, 4,00,000 की हो जाएगी। तो इजी करने के लिए, क्योंकि हम 24 ईयर्स नहीं देख रहे हैं, हम तो 20 ईयर्स देख रहे हैं, तो इजी करने के लिए, वैसे तो 1,00,000 की बास्केट 2,00,000 की हो जाएगी, 2,00,000 की 4,00,000 की हो जाएगी। तो इजी करने के लिए मैं एक भी नहीं मान रहा, 2 भी नहीं मान रहा, मैं इसका हाफ करके 3 मान सकता हूँ। लेकिन मैं कंजर्वेटिव कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 3,00,000 3.5 भी हम मान लेते हैं। मैं कह रहा हूँ 3.5 लाख रुपए आपको ऑन एन एवरेज चाहिए। पर बिल्कुल ध्यान से, फॉर द फर्स्ट 6-7 ईयर आपको 1,00,000 के आसपास चाहिए होंगे, मतलब फर्स्ट 12 ईयर्स के लिए आपको 1.5 लाख से चाहिए होंगे। लेकिन फिर भी हम 3.5 लाख से कैलकुलेट कर रहे हैं कि पर मंथ 3.5 लाख चाहिए, और उसमें हमने इन्फ्लेशन भी डाल दिया, इन्फ्लेशन हमने ऐड कर दिया, इसकी हमने पहले भी बात करी है। तो इसके लिए मैं इन्फ्लेशन 3,50,000 ले रहा हूँ, ऑन एन एवरेज हमको चाहिए। हम कह रहे हैं फ्यूचर वैल्यू, आप कह रहे हैं फ्यूचर में कुछ बचना नहीं चाहिए। 20 साल बाद अगर जीरो भी हो जाए वाला पैसा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इससे अपना खर्चा निकालेंगे। 20 साल बाद ये जीरो भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप चाहते हो कि 20 साल बाद भी मेरी फैमिली को 1 करोड़ मिल जाता है, यहाँ पे आप 1 करोड़ और लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं इसको जीरो मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ जीरो किया, तो ये एंटर मारा, तो आ गया 4 करोड़ 18 लाख। तो मतलब हमने इसमें बहुत बड़ा मार्जिन लिया हुआ है। तो इसके लिए इजी करने के लिए हम कहते हैं कि जिसके पास 4 करोड़ भी है और वो बोले कि मेरे घर का खर्चा 1,00,000 रुपये है, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको फिर लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। इसको आप और कैसे कह सकते हो, जैसे हमने बोला था अभी कितना खर्चा है, अभी 1,00,000 है, 12 साल बाद ये खर्चा कितना हो जाएगा, 2,00,000 हो जाएगा। 12 साल बाद खर्चा कितना हो जाएगा, 2,00,000 हो जाएगा। तो इसका एवरेज ले लेते हैं हम हमेशा, 1 + 2 / 2 कितना हो गया, 1.5 लाख। तो मतलब एवरेज कितना हो गया, 1,50,000। कितना हो गया फर्स्ट 12 ईयर्स का है। इसके बाद तो सिर्फ 8 ईयर्स ही हैं, तो मैंने इन 8 ईयर्स के लिए खर्चे को 1.5 लाख की जगह 3.5 कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा है। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, तो इस 1.5 लाख को हम कितना कर देते हैं, 3 लाख से कर देते हैं, सिर्फ कितना कर देते हैं, 3 लाख। तो मतलब ऑन एन एवरेज 20 ईयर्स के लिए आपको 3 लाख पर मंथ चाहिए। वैसे तो इतना भी नहीं चाहिए होगा, इससे कम में भी काम चल जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं चलो फिर भी मान लेते हैं कि आपको महीने के महीने कितना चाहिए, 3 लाख रुपीज चाहिए, जिसका खर्चा 1 लाख है। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स उसको कितना चाहिए होगा, 3 लाख रुपीज चाहिए होगा। तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो इज इक्वल्स टू पीवी, कितना है पीवी, बिल्कुल सेम चीज कैलकुलेट कर रहा हूँ। पहले मैंने अज्यूम किया था कि आपको महीने के महीने 3.5 लाख रुपए मिलेंगे, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी फैमिली को महीने के महीने 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो रेट कितना हो गया, 8%, क्योंकि हम बैंक में रखेंगे। बैंक में क्यों रखेंगे, क्योंकि ये पैसा हमें हर महीने चाहिए ही चाहिए। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 20 × 12। 20 तो ईयर्स हो गए, 20 साल है, लेकिन हर महीने के महीने, तो 20 × 12। पीएमटी कितनी है, पैसे चाहिए कितने, हम कह रहे हैं 3 लाख, इस बार अज्यूम कर रहे हैं 3 लाख हो गया। फ्यूचर वैल्यू हम कह रहे हैं फ्यूचर में जीरो भी हो जाए, हमारी फैमिली तब तक क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, अपने आप काम कर सकेगी, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 3 लाख। तो ये देखा, जिसके पास 3.6 करोड़ है, जिसके पास 3.6 करोड़ है, वो भी बहुत ईजिली अपनी फाइनेंसेस को देख सकता है, उसको भी लाइफ इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हमने किस चीज की बात करी, अभी हमने इस चीज की बात करी है कि मान लो
आप लाइफ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो लेकिन आप कहते हो कि मेरे पास तो ऑलरेडी इतना पैसा पड़ा हुआ है तो मेरे को जरूरत नहीं है लाइफ इंश्योरेंस लेने की, ये सारे आप खुद निकाल के देख सकते हो सकता है आपकी फैमिली ऐसी हो जो 10 सालों के अंदर स्टेबल हो जाए, 10 सालों में आपकी फैमिली को आपकी जरूरत ही ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो थोड़े से मतलब बड़े हैं, जो 30 ईयर्स के, 40 ईयर्स के, 50 ईयर्स के, उनकी बात कर रहा हूँ। कोई कोई ऐसा हो सकता है जो बोले कि मेरे को तो सिर्फ 5 ईयर्स की बात है, 5 ईयर्स के बाद तो मेरी फैमिली बहुत इजीली स्टेबल हो जाएगी। कोई कोई कहता है अभी से स्टेबल है, जरूरत ही नहीं है उनको मेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस हिसाब से अपना दिमाग लगाना है और एक कैलकुलेशन करके देखनी है आपकी फैमिली को कितना खर्चा चाहिए, कितने टाइम तक के लिए चाहिए, क्या उतना पैसा आपके पास है। अगर आपको उतना पैसा है ऑलरेडी तो फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस कराने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है तो फिर लाइफ इंश्योरेंस करा लो। ये कहाँ से खरीदनी है अभी उसके बाद एंड में करेंगे। फिर हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, मान लो कि आपको कोई खर्चा, आपको मतलब कोई बीमारी वगैरह हो जाए, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो उसका जो खर्चा होता है वो सब हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। तो अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस होती हैं। कोई कोई इंश्योरेंस कहती है कि जो आप डॉक्टर से जाके ट्रीटमेंट कराते हो अपना, वो हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो वो हम कवर कर देंगे। कोई कोई बोलता है कि जब आप सिर्फ अपनी कोई सर्जरी वगैरह कराओगे हम तभी उसको कवर करेंगे। कोई कोई कहता है हम सारे खर्चे कवर कर देंगे, नो मैटर व्हाट हम सारे खर्चे कवर कर देंगे। तो पहले तो मैं भी ये सोचता था कि हेल्थ इंश्योरेंस कराना वगैरह कितना बेकार है, इतनी कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन इतना इतना प्रीमियम भरना पड़ता है, उस प्रीमियम को देने से अच्छा वो पैसा भी निफ्टी में डाल दो। पहले मैं ऐसे सोचता था, लेकिन अब जब मैंने देखा कि कोरोना के टाइम पे लोगों का बिल 10-10, 12-12, 13-13 लाख रुपए आ रहा है, मतलब वो 7 दिन हॉस्पिटल में रह के आते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो लोग बच जाते हैं, लेकिन फिर भी बिल 12-12, 13-13 लाख आ रहा है। तो मान लो अगर उन लोगों ने अच्छी एक अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी होती तो उन 12-13 लाख में से उनको शायद 1 लाख रुपए देना पड़ता, जो चार्जेस वगैरह होते हैं। मैं कह रहा हूँ 1 लाख भी ना देना पड़ता, उससे भी कम देना पड़ता, तो वो उनका 12-13 लाख रुपए बच जाता। और मान लो वो 12-13 लाख रुपए अगर वो निफ्टी में डाल देते और वो लॉन्ग टर्म के लिए रखते तो कितने अमीर बन सकते थे, लेकिन उनका 12-13 लाख रुपए लिटरली वेस्ट हो गया क्योंकि उनको कोरोना हो गया। तो इसलिए मतलब अब मेरे को लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है, और आप में से जिनकी भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उनको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करानी चाहिए। कौन सी करानी चाहिए, कौन सी नहीं करानी चाहिए, इसके ऊपर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि आपकी क्या एज है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कितने का कवर चाहिए। मतलब कुछ होता है कि इतने करोड़ का कवर होता है, कुछ होता है इतने लाख का कवर होता है, तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ कवर मिलता है, उसका कुछ प्रीमियम आपको देना पड़ता है। तो आप वो प्रीमियम देंगे, आपको उतने का कवर मिल जाएगा और इजीली आप उसको रिडीम कर सकते हैं। कहाँ से करानी है, कुछ करानी है, ये सब आप जाके पॉलिसी बाजार पर चेक कर सकते हैं। मतलब पॉलिसी बाजार हो गया, मतलब ऐसे कोई, मैं स्पेसिफिकली पॉलिसी बाजार नहीं कह रहा, आप कोई भी कंपनी में जाकर, मतलब ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं पॉलिसी बाजार टाइप, जो बहुत सारे इंश्योरेंस को क्या कहती हैं, वो इन सारी इंश्योरेंस को कंपेयर करने में हेल्प करती हैं आपकी। तो आप चेक कर सकते हो कौन सी वाली आपके लिए बेटर है, कौन सी आपकी फैमिली के लिए बेटर है, तो वो वाली इंश्योरेंस करा सकते हो। अगर आपको लाइफ की जरूरत है, मतलब अगर आपके ऊपर डिपेंडेबल्स भी हैं और आपके पास इतना पैसा नहीं है तो लाइफ भी कराओ। अगर आपको लगता है नहीं इतना पैसा है, या फिर आपको लगता है कि कोई डिपेंडेबल नहीं है, तो लाइफ मत कराओ। हेल्थ इंश्योरेंस तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली हम सबको ही करानी चाहिए कि जो भी खर्चा वगैरह होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस वाले हमारा देख लेंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस करानी बहुत जरूरी है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट में काम करते हैं और उनको सारा खर्चा गवर्नमेंट ही दे देती है, मतलब जो भी उनका खर्चा हो रहा है वो उनको खर्चा गवर्नमेंट ही दे देती है, तो उनको भी शायद हेल्थ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका गवर्नमेंट सारा खर्चा देख रही है तो भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा गवर्नमेंट सारा देखती है या नहीं देखती। अगर हाँ गवर्नमेंट सारा खर्चा आपका देख रही है, आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं, तो आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं देखती तो प्लीज हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना। इतना बड़ा पैसा, मान लो कुछ, मैं नहीं चाहता कि आपको हो, पर मान लो गलती से कोई कोरोना हो जाए या फिर ऐसा कोई और डिजीज है या फिर कोई ऐसा कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो हॉस्पिटल में बहुत खर्चा ले लेते हैं वो। तो इसलिए बेटर है कि इंश्योरेंस करा रखियो, सारा वो खर्चा फिर इंश्योरेंस पे करती है। तो होता क्या है, अब ना यूलिप्स होते हैं। यूलिप्स मतलब ये क्या होती हैं, ये एक ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम आपकी इंश्योरेंस भी कर देंगे और हम आपकी इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे। तो इन स्कीम्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना। इन स्कीम्स में प्रॉब्लम क्या होती है, ये दिखाते हैं, ये ऐसा दिखाते हैं कि जो रिटर्न है कितना है, 10% है, 11% ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई बोले 10% रिटर्न मिल जाएगा तो हम बोलेंगे भाई पागल, हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा हम निफ्टी में इन्वेस्ट कर देंगे, निफ्टी 50 का रिटर्न 15% है। लेकिन एक्चुअल में वो जो रिटर्न है वो 10% भी नहीं होता, वो 10% से भी कम होता है। तो कभी भी आपको कोई ऐसे इंश्योरेंस एजेंट आके बेचता है, पहली बात तो हमें समझ आ गया कि इंश्योरेंस एजेंट से खरीदने की जरूरत नहीं है। हम पॉलिसी बाजार पर जाएंगे, कंपेयर करेंगे और डायरेक्टली साइट पर जाके खरीद लेंगे। ये बात तो हमें समझ आ गई कि हम किसी इंश्योरेंस एजेंट से बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाले। पर मान लो अगर आप कुछ, कोई आपको आता भी है, बोलता भी है और बोलता है कि ये यूलिप खरीद लो। यूलिप क्या होता है कि इसमें इंश्योरेंस भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होती है, दोनों चीजें इसके अंदर कवर्ड होती हैं। तो ये करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप क्या करवाओगे, आप बोलोगे मेरे को तो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, बेसिक लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से। मतलब मान लो आपको कहते हो कि यार मेरे को 10 लाख का कवर चाहिए तो 10 लाख की कवर वाली करा लो। आपको कहते हो कि यार मेरे को तो 50 लाख का कवर चाहिए तो 50 लाख की कवर वाली करा लो। वो आप पॉलिसी बाजार पे चेक कर सकते हो। और पॉलिसी बाजार है किसी भी ऐसी वेबसाइट पर, मैं नाम नहीं ले रहा किसी वेबसाइट का, आप चेक कर सकते हो। मेरे को उसी का नाम याद है क्योंकि उसकी ऐड आती है काफ़ी ज़्यादा। तो आप उस किसी की भी वेबसाइट को चेक कर सकते हो, वहाँ पे अलग अलग
जो इंश्योरेंसेज होती है उनको आप कंपेयर कर सकते हो और अपने हिसाब से खरीद सकते हो। यूलिप्स में क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यूलिप्स क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कंबाइंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई होता है, रिटर्न बहुत कम होता है। तो हम बोलते हैं रिटर्न वाला काम, इन्वेस्टिंग वाला काम तो हम खुद कर लेंगे क्योंकि हमें बहुत कुछ आ गया है। तो हम निफ्टी 50 में, निफ्टी जूनियर में, सेक्टर में जो हमें सही लगता है, इन्वेस्टिंग वाला काम हम खुद कर लेंगे। इंश्योरेंस वाला जो काम है, जो हमारा इंश्योरेंस वाला काम है, वो अलग चलेगा। तो इंश्योरेंस वाला काम आप खरीदोगे, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टिंग को आप मिक्स नहीं करोगे। इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टिंग क्या होता है, यूलिप्स होते हैं। यूलिप्स में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ये बात हमें समझ आ गई है। हम बेसिक सी लाइफ इंश्योरेंस अगर हमें नीड है, जो मैंने आपको बताया, तो वो ले लेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस मोस्ट प्रोबेबली सबको चाहिए होगी, जिनके पास गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है, तो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वो सब ले लेंगे। और ये लोग बेवकूफ कैसे बनाते हैं, कहते हैं कि रिटर्न ज्यादा है, लेकिन अगर आपको कोई बोलता भी है रिटर्न ज्यादा, तो उसको बोलना है कि IRR दिखाओ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिखाओ आपकी इंश्योरेंस का, तो हम मानेंगे। रिटर्न वो आपको हायर दिखा सकते हैं, लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में आपको सच बताना ही पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करना है, मान लो, वैसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो आप निकालना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि मेरे को पता होना चाहिए कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं। तो IRR कैलकुलेटर पे आप गए, इसके ऊपर गए, IRR कैलकुलेटर, मतलब calculateststuff.com, यहाँ आपने कैश फ्लोज डाले कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, जो भी कैश फ्लोज है, डॉलर हो, रुपये हो, एक ही बात है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी करी, कितना पैसा आ रहा है, फिर कितना % रिटर्न है। यहाँ एड ईयर करना चाहो तो एड ईयर भी कर सकते हो, जितने मर्जी। तो इस तरीके से आप IRR निकाल सकते हो बहुत ईजिली। एक्सेल में भी कर सकते हो, लेकिन इसमें करना प्रेफरेबल है, इतना कोई नीड नहीं होती इसकी, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। ऐसी XIRR का भी आप जाके निकाल सकते हो बिल्कुल सेम तरीके से, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप सब डेट ऑफ वगैरह डाल के जो भी आप कैश फ्लो डाल सकते हो, और यहाँ पे फिर कैलकुलेट XIRR करोगे तो कैलकुलेट मतलब XIRR आ जाएगा। तो इतनी, लेकिन इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा करके नहीं दिखाया, इस पर फोकस नहीं किया था, लेकिन इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो फिर इसमें है मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस का मतलब क्या है, मान लो आपको कोई 2 व्हीलर है, कोई कार है, तो मतलब इसमें जनरली मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ कि फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो सबको कराना जरूरी होता है। आपके पास कोई भी स्कूटी है, आपके पास कोई भी कार है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो नेसेसरी है, वो आपको करवाना ही करवाना है, तो वो भी करवाना चाहिए। बाकी जो गाड़ी की इंश्योरेंस होती है कि गाड़ी कुछ टूट फूट जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके बाद उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग जाता है। मेरे को पता है, जैसे गाड़ी वगैरह होती है 25,000 का, 30,000 का प्रीमियम लोग पर ईयर भर रहे हैं अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए। और ऐसा हो सकता है कि पूरे साल गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 30,000 का हमने इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो पे कर दिया, वापस भी मिल जाता थोड़ा बहुत वो। लेकिन इन जनरली मैं मोटर इंश्योरेंस में, मतलब मेरे को बड़ा प्रॉब्लम होती है इसमें, क्या हमें इतनी साल इतनी महंगी इंश्योरेंस करवानी पड़ती है इसकी, तो मुझे इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी तो करानी जब जरूरी है वो तो करवा ही कराओ। मोटर इंश्योरेंस आप क्या कर सकते हो, मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो। जैसे कोई कहता है कि मेरे पास तो बहुत महंगी गाड़ी है, मैं चलाता ही मर्सिडीज हूँ, तो मर्सिडीज वगैरह गाड़ी में तो ठीक कराने में आपको पता है कितना खर्चा लगता है। तो उन सब के लिए तो आप जैसा मर्जी चाहो, मैं ये प्रेफर करता हूँ कि फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, जो आपकी गाड़ी फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स आपको प्रॉपर इंश्योरेंस भी करानी चाहिए, प्रॉपर थर्ड पार्टी भी करानी चाहिए। 5 ईयर्स के बाद जो आप इंश्योरेंस थोड़ी सस्ती वाली ले सकते हैं, इंश्योरेंस आप बंद भी कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी तो आपको करवानी क्योंकि वो मैंडेटरी है। तो इस तरीके से आप मोटर इंश्योरेंस कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये खर्चा है, जो इंश्योरेंस में हम खर्चा देते हैं, इसको बिल्कुल मिनिमाइज करना है, क्योंकि हम पूरे कोर्स में बात यही कर रहे हैं कि खर्चा मिनिमाइज करके हम मैक्सिमम निफ्टी में से बढ़ा लेंगे अपनी। तो हम क्या करना है, हर जगह से जो हमारा खर्चा हो रहा है उसको मिनिमाइज करके निफ्टी के अंदर से बढ़ानी है, इन्वेस्टिंग ज्यादा करनी है, मतलब खर्चा मिनिमाइज करना है, इन्वेस्टिंग मैक्सिमम करनी है। तो उस हिसाब से आप कुछ प्लान बना सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ अपने हिसाब से बनाओ, लेकिन मेरे हिसाब से थर्ड पार्टी तो हमेशा चलती रहने देनी चाहिए, क्योंकि वो नेसेसरी होती है। और जो दूसरी इंश्योरेंस होती है उसको आप क्या कर सकते हो, फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, जो आपकी फर्स्ट 5 ईयर्स की गाड़ी है उसमें आप इंश्योरेंस प्रॉपर करवाओ। उसके बाद या तो इंश्योरेंस जो है अपनी सस्ती करवा लो, नहीं तो इंश्योरेंस बंद भी करवा दो। मतलब मैं हूँ तो फर्स्ट 5 ईयर्स तक प्रॉपर इंश्योरेंस करवाऊंगा, उसके बाद इंश्योरेंस बंद करवा दूंगा। जो भी खर्चा वगैरह होगा गाड़ी में अगर कोई आता है तो वो मैं खुद ही कर लूंगा। तो इस तरीके से मोटर इंश्योरेंस, और भी बहुत सारे टाइप की इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह, मतलब मैं तो प्रेफर नहीं करता। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि उल्टी सीधी इंश्योरेंस कुछ नहीं करानी, फालतू में इधर उधर पैसे वेस्ट नहीं करने, इससे अच्छा हम वो भी इन्वेस्ट कर देंगे। तो मतलब जो बेसिक इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है अगर आपके पास डिपेंडेबल्स हैं, आपके पास पैसा नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है अगर आपके पास कोई और फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट वगैरह की हेल्प नहीं है। मोटर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी बहुत जरूरी है, दूसरी वाली भी करवा के रखो जो जीरो डेप होती है फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, उसके बाद आप देख सकते हो। बाकी कोई यूजलेस इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। वैसे बहुत सारी अटल पेंशन योजना टाइप भी होती हैं, उनमें ऐसा होता है कि हर महीने के महीने आप 220-240 रुपए इन्वेस्ट करते रहो। 18 ईयर से मान लो आप स्टार्ट कर रहे हो और 60 तक कर रहे हो, तो 42 ईयर्स आपने वो पैसे डाले, उसके बाद आपको जो गवर्नमेंट है हर महीने के महीने पेंशन देती रहेगी। ऐसी एक अटल पेंशन योजना है। तो एक मेरे क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि ये अटल पेंशन योजना करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, तो मैंने कैलकुलेट करके देखा, तो मैंने देखा अगर हम अगर वो जो पेंशन हम नहीं करा रहे, अगर अटल पेंशन योजना हम नहीं जा रहे, और वो जो पैसा है अटल पेंशन योजना वाला वो हम निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको होल्ड करे जा रहे हैं रिटायरमेंट तक, तो वो इतना बड़ा अमाउंट बन जाएगा कि जितनी वो हमें पेंशन दे रहे हैं उतनी उससे ज़्यादा पेंशन हम खुद ही विड्रॉ कर सकते हैं।
तो इसलिए ये सब भी कराने की मतलब मैं तो इसको प्रेफर नहीं करता। ये स्टेबल है, हाँ ये स्टेबल है, लेकिन मतलब मैं इसे बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। इससे अच्छा मैं बोलूँगा जो पैसा आप यहाँ डाल रहे हो, जो पैसा आप यहाँ डाल रहे हो वो भी कहाँ डाल दो, निफ्टी के अंदर डाल दो। रिटायरमेंट के टाइम पे इतना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा वो कि वो भी आप आराम से पैसा निकाल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर कोई कोई कहता है 5,000 मिलेगा, कोई कोई में 1,000 भी मिलता है, तो वो अलग अलग होता है। लेकिन हम कह रहे हैं 5,000 वाला भी क्यों ना मिलता हो, तो भी हम क्या करेंगे, जो भी पैसा हम अटल वगैरह पेंशन योजना में, ऐसी किसी और पेंशन योजना में डाल रहे हैं गवर्नमेंट वाली में, तो इससे बेटर हम पैसे को निफ्टी 50 में डाल देंगे। रिटायरमेंट के टाइम पे कितना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा, उस कॉर्पस से हम पैसा निकालते रहेंगे, तो हम आराम से जो ये योजना दे रही है उससे ज़्यादा हम कमा सकते हैं। तो यहाँ पे भी जानने की कोई पॉइंट नहीं है, ऐसे हम निफ्टी 50 में डाल देंगे। ये जनरली उन लोगों के लिए होता है जो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जिनको वॉलेटिलिटी से डर लगता है, जो इन्वेस्टिंग नहीं समझते हैं, वो लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हम जैसे लोग हम समझते हैं, तो हम ये करना प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं 1 रुपये की भी नहीं करता, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि मत करो। फिर यूलिप्स वगैरह मैंने आपको समझाया कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टिंग होती है, तो इसके अंदर भी नहीं जाएंगे। इन्वेस्टिंग के लिए हमें खुद आती है, इन्वेस्टिंग हम खुद करते रहेंगे। इंश्योरेंस हमारे लिए क्योंकि ज़रूरी है, इंश्योरेंस जो भी लाइफ और हेल्थ जैसे मैंने आपको बताया, तो उस हिसाब से हम करेंगे। इसमें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत हाई होती है, तो हम ये करना प्रेफर नहीं करने वाले। तो अब हम इसके बाद टैक्सेस की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हमें टैक्सेस लगते हैं और हम उसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं।